उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे सबसे पहले ताजनगरी यानी कि आगरा से। विधानसभा क्षेत्र 94 बाह में पूर्व कैबिनेट मंत्री महाराजा मनिंद्र अर्दिनवन सिंह भदावर के नेतृत्व में एक विशाल 3000 मोटरसाइकिल और 100 गाड़ियों के साथ रैली बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए पिन्हाट ब्लॉक से निकाला गया, जिसका समापन ग्राम खोरत में भव्य स्वागत के साथ हुआ। प्रदीप सिंह भदौरिया, सोदान भदौरिया, शत्रुघ्न भदौरिया, लालू तोमर, सतवीर सिंह, लाल सिंह, विकास भदौरिया, अभिषेक भदौरिया और हजारों की संख्या में भदावर कार्यकर्ता ने इस रैली में मौजूद रहे। तो बिजनौर में एक नाबालिग युवती के साथ अपहरण के बाद बलात्कार करने का मामला सामने आया है। नाबालिग युवती 4 महीने की गर्भवती हो गई तो परिजनों को युवती ने अपनी आपबीती बताई। उसके बाद परिजनों की तहरीर पर ही गांव के ही युवक के खिलाफ अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आनन फानन में आरोपी को हिरासत में ले लिया। नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। कहाँ के निवासी हो? मेवा जाट। थाना कौन सा लगता है? सिहोरा। क्या मामला है, क्या घटना है आपकी बेटी के साथ? घटना साहब ये हुई कि मेरे बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है। मैं पुलिस के आज संगीन रिपोर्ट देकर आया हूँ। जिसने कि आपके बेटे के साथ दुराचार किया है उसका क्या नाम है? उसका नाम मोनू है। पिता का नाम? मदन। कहाँ का है? मेवा जाट का। आपसे कितनी दूर रहता है? ये पास में है। ये सर सिहोरा थाना इलाके में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया। क्या पूरा मामला है? ये सिहोरा थाना क्षेत्र में मेजावट एक गांव है। वहाँ पर एक नाबालिग बालिका द्वारा जो है दिनांक 22/8/2021 को जो है पड़ोस के ही एक मोनू के द्वारा जो है उसके साथ जो है बंधक बनाकर रेप किए जाने का मामला। तो बुलंदशहर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख और रालोद नेता के काफिले पर फिल्मी स्टाइल में गोलीकांड का खुलासा हुआ। रालोद नेता के काफिले पर दोनों हाथों से पिस्टल से गोली चलाने वाला मुख्य शूटर गिरफ्तार हो चुका है। शूटर के पेट में जवाबी कार्रवाई में गोली भी लग गई थी। सुसाइड का कारण बताकर दिल्ली के निजी अस्पताल में इलाज के लिए शूटर को भर्ती कराया गया। भतीजे ने संपत्ति विवाद में ही चाचा की सुपारी दी थी, जिसमें 5 स्विफ्ट वीडीआई कार से थे, 2 मोटरसाइकिल से थे। जो मोटरसाइकिल से थे उनके पास कोई वेपन नहीं था। वो सुबह से ही रेकी कर रहे थे यूसुफ का और लगातार वही सूचनाएं भी दे रहे थे उस टीम को जो घटना करने के लिए लगाई गई थी। 5 लोगों में से एक अभियुक्त मुख्य जो शार्प शूटर था लाखन गुजर, गांव मलपुर, थाना सिकंदराबाद का था। तो आज भारतीय किसान यूनियन स्वराज राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे के नेतृत्व में हजारों किसानों द्वारा एटा जिला प्रशासन ने मुख्य कार्यालय का घेराव और धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि एटा के जिला अध्यक्ष राहुल पाठक पर हुए जानलेवा हमला को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के अन्य राजपूत जिला महामंत्री पर हुए जानलेवा हमला की दर्ज के बाद 3 माह में गिरफ्तारी न होने पर राजनीतिक दबाव में पुलिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। अभी इस समय यहाँ मौजूद हैं एटा धरना स्थल पर। इस धरना स्थल पर जो भारतीय किसान यूनियन के स्वराज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुलदीप पांडे, उन्होंने आज धरना प्रदर्शन और घेराव का जो कार्यक्रम किया है वो हमारे साथ अभी मौजूद भी हैं। हम उनसे बात करते हैं क्या उन्होंने की मांगे हैं और किस लिए उन्होंने आज ये धरना प्रदर्शन किया गया था, कैसी उनकी राय है, क्या मांगे हैं सरकार से, किस लिए आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। भैया जो धरना प्रदर्शन चल रहा है तो आपकी क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर आपने आज धरना प्रदर्शन दिया और घेराव किया है? यहाँ आज स्थानीय समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन स्वराज धरना प्रदर्शन कर अधिकारियों से स्थानीय समस्याओं के निस्तारण की मांग कर रही है। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम अनिश्चितकालीन रूप से यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी जिला प्रशासन का घेराव करने का काम करेंगे। आज की जो मांगे हैं आपकी वो विशेष क्या मांगे हैं और क्या? किसानों की पैमाइश से संबंधित मांगे हैं, किसानों की बिजली से संबंधित मांगे हैं, जो बिजली के बिल उनके बढ़ के चले आ रहे हैं, किसानों की जो अनेक सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है उन योजनाओं को उनके तक न पहुंचने की समस्याएं हैं। ऐसी तमाम किसानों की मूलभूत समस्याएं जिनके लिए आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव है तो क्या आपको लगता है जो प्रदेश सरकार है कैसे किसानों के साथ रवैया बरते जा रही है? देखिए, ये तो सभी को मालूम है कि किसानों को 12 महीना 13 दिन वहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ा
और किसानों ने इस सरकार ने किसानों के प्रति ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जिससे किसान खुश हो सके। कृषि कानून वापसी के लिए हमारे 709 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं एवं तमाम ऐसी समस्याएं रहीं। किसानों को हर तरीके से सरकार में बदनामी मिली, किसी ने आतंकवादी, किसी ने उग्रवादी, किसी ने तालिबानी, किसी ने खालिस्तानी, तमाम तरीके के किसानों आंदोलन को बदनाम करने के आरोप लगाए गए थे। तो वर्तमान समय में किसान सरकार से कहीं ना कहीं नाराज तो है। जो केंद्र सरकार ने किसान कानून बिल को लेकर अपनी मांगे वापस की हैं, जो कानून बिल थे, उसको आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए, ये किसान आंदोलन और जो शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। ये किसानों का मजबूती से जो आंदोलन रहा और इसमें आम, गरीब, कमज़ोर, आम यानी भारत के हर नागरिक, हर वर्ग ने इस आंदोलन को मजबूती से जन आंदोलन बनाने की जो भूमिका निभाई, उसके लिए हम उन सभी का धन्यवाद देते हैं। उन परिजनों का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों को खोया है। उनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें ऐसा उन्हें उचित सम्मान के लिए भी सरकार से हमारी वार्ता हुई है और आंदोलन समाप्त हुआ है। मोदी जी के कृषि कानून वापस लेने के निर्णय से ये साबित हो गया कि देश कृषि प्रधान देश है, इस देश का मालिक किसान है। अभी तो गाजियाबाद में 2022 के चुनाव को लेकर आबकारी विभाग हाई अलर्ट पर है। गाजियाबाद के डीईओ राकेश कुमार सिंह ने 2022 को चुनाव को लेकर गाजियाबाद में अवैध शराब माफिया पर लगाम लगाने के लिए अभियान चला रहे हैं। अपनी टीम के साथ वो लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं। कच्ची शराब के ठिकानों पर टीम का अभियान भी चल रहा है, जिसमें गाजियाबाद के लोनी मुरादनगर क्षेत्र शामिल है। गाजियाबाद के सभी आबकारी इंस्पेक्टर को आदेश दे दिया गया कि अपने क्षेत्रों की निगरानी रखी जाए। 2022 के चुनाव का बिजुल बज चुका है और ऐसे में आबकारी विभाग भी एक अहम रोल निभाता है। इसको लेकर हमारे लिए हमारी जानकारी देने के लिए ज़्यादा हमारे डीओ राकेश कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी सर, जो चुनाव को लेकर आबकारी विभाग भी एक अहम रोल निभाता है, उसको लेकर सर क्या तैयारी है गाजियाबाद में? देखिए, तो एक तो दुकानों पे हम लोग जो है कंटिन्यूस निगरानी रखेंगे और अभी से रखी जा रही है कि किसी दुकान पे अनपेक्षित बिक्री तो नहीं आ रही है, क्योंकि अगर इस तरह की अचानक कहीं बिक्री बढ़ जाती है तो उस पर शंका जाहिर होती है कि वहाँ शराब खरीद के बांटी जा रही है। तो उस पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं। अभी तक तो इस तरह का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। और दूसरे जो है बॉर्डर से लगा हुआ ज़िला है, तो दिल्ली बॉर्डर पे 3 चेक पोस्ट प्रस्तावित है जो जल्दी ही कार्यशील हो जाएंगे। एक भोपुरा में, दूसरा ट्रांसपोर्ट नगर में, तीसरा विजयनगर। सर, आबकारी विभाग की बात करें तो अब जैसे पिछले कोरोना काल में और अब तक में कितना राजस्व बढ़ा है, उसको लेकर क्या तैयारी रही कोरोना काल में और अब क्या स्थिति है? जी, राजस्व तो ठीक है अभी यहाँ की स्थिति। और पिछले जो है नवंबर में ही करीब 140% के आसपास रेवेन्यू हमारा प्राप्त हुआ था। 40 गत वर्ष के 40% अधिक था। और प्रोग्रेसिव भी ठीक है, गत वर्ष से काफ़ी अधिक रेवेन्यू मिला हुआ है। बात करूं सर अवैध शराब माफिया होगी। सर, आप लगातार आप देख रहे हैं, खबरों के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है, कमर तोड़ के रख दिया आपने और लगातार आपके गुड वर्क जो है दिखते हैं। किस क्षेत्र में सर ज़्यादा अवैध शराब का कारोबार बनता है? अवैध शराब का यहाँ गाजियाबाद में जो कारोबार होता है वो लोनी और टीला मोड़ थाना क्षेत्रों में ही अधिक है, जो कच्ची यहाँ बनती है। और जनपद में कहीं कच्ची का तो नामो निशान नहीं है। और बाकी वहाँ पे कार्रवाई करीब कंटिन्यूस हो रही है। और बॉर्डर से दिल्ली, हरियाणा, वहाँ से भी शराब तस्करी करके लोग लाते हैं और बेचते हैं। चूँकि रास्ता यही है तो उस पर भी हम लोग जो है निगाह रखे हुए हैं और हमेशा गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, शराब भी पकड़ी जाती हैं। जो भी आता है ज़िले में उसको पकड़ते हैं, बंद करते हैं। सर, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से ओवर रेटिंग के भी कुछ प्रकरण सामने आते हैं, उसमें सर कितनी कार्रवाई होती है या कितने लोगों नहीं, अगर ओवर रेटिंग का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है, अगर पुष्टि होती है कि ओवर रेटिंग हुई है तो उस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई की जाती है। और ओवर रेटिंग करीब संभवतः पूरा कंट्रोल है। इस तरह कोई बात नहीं है। 1-2 जगह अगर कहीं से भी पता चलता है कि यहाँ पर ओवर रेटिंग हो रही, तुरंत कार्रवाई होती है। अभी 1 सप्ताह के अंदर ही 2 दुकानों पे ओवर रेटिंग के मामले में हम लोगों ने कार्रवाई किया है। धन्यवाद। खैर, ये थे हमारे साथ गाजियाबाद के डीओ राकेश कुमार सिंह। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होगा, कमर तोड़ के रख दी जाएगी। मैं सुनील को अगली खबर भी गाजियाबाद से ही। पुलिस को यहां बड़ी सफलता हाथ लगी। सिगरेट व्यापारी के साथ लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। थाना साहिबाबाद और एसपीसीटी द्वितीय की सर्विलांस टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई और थाना साहिबाबाद क्षेत्र में सिगरेट व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना का खुलासा किया गया। आपको बता दें, इस दौरान 4 शातिर
लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अदद मोटरसाइकिल, एक अदद नाजायज पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय की टीम, थाना साहिबाबाद की टीम, क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद के निर्देशन में आज 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके द्वारा 18/11/2021 को थाना साहिबाबाद क्षेत्र में हिंडन पुल के नीचे सिगरेट व्यापारी से की गई लूट। यूं तो देश की राजनीति में राजनेताओं का उद्देश्य भले ही जनसेवा करने का रहता हो, लेकिन अधिकांश पार्टियों और नेताओं की नीति जनता पर राज करने और अपनी संपत्ति का साम्राज्य स्थापित की प्राथमिकता दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आज के नेता राजनीति से हटकर जनसेवा और आपसी भाईचारा की मिसाल पेश करते हैं। जनसेवा और भाईचारे की कार्यशैली से सर्व समाज के लिए उम्मीदों के चिराग भी बन गए हैं। ये नेता कोई और नहीं बल्कि जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के प्रवक्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष हसीब खान ही है, जो सालों से प्रदेश भर में शोषित, पीड़ित और अपेक्षित लोगों की आवाज बनकर उन्हें न्याय दिलाकर उनकी आर्थिक मदद को निरंतर सरेआम अंजाम दे रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर के बेनीगंज पार्टी कार्यालय पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में जोश भराकर उन्हें गुरु मंत्र दिया। आपको बता दें कि गोरखपुर के बेनीगंज बीजेपी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मंच से डिप्टी सीएम ने जमकर विपक्षियों पर निशाना साधा और एक रणनीति के तहत बीजेपी के संवाद कार्यक्रम में शिरकत कर युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरा। और प्रत्येक व्यक्ति को पता हो कि उसका दायित्व क्या है। ये जहां पर कम वहां पर हम, इस नारे के साथ युवा मोर्चा ने बागडोर संभाली है चुनाव प्रचार। एक संदेश में बात है, इस समाज का विग्रह पैदा करने वाली शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार रहे और समाज में विभाजन नहीं होने दे, विपक्ष की साजिश को कामयाब नहीं होने दे। आज जिस प्रकार से दूसरे दलों के अनुसूचित वर्ग का नेतृत्व हमारे साथ आ रहा है, उसको आत्मसात करके गले लगाए। तो इस बीच हरदोई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से ट्रेनों में शुरू हुआ अनारक्षित टिकट। हरदोई से होकर जाने वाली 3 जोड़ी ट्रेनों में शुरू हुआ है ये अनारक्षित टिकट। 3 जोड़ी ट्रेनों में एमएसटी भी होगी मान्य। चंडीगढ़ सुपरफास्ट, नौचंदी एक्सप्रेस, पद्मावत एक्सप्रेस में अनारक्षित टिकट रेल यात्री लगातार अनारक्षित टिकट की कर रख रहे थे मांग। उभर के आई आपके दिमाग में कैसे ये घटना घटित हुई, कैसे क्या किसी गलती थी, क्या था पूरा मामला? देखिए वहाँ एक अस्पताल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बेसिकली उसका 2 कैंपस है। एक कैंपस जो है वो जिला अस्पताल परिसर में ही है, जहाँ काम चल रहा है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 100 बेडेड हॉस्पिटल है उसमें और भी हैं, तो उसमें जैसा बड़ा नेचुरल है, थोड़ी धूल मिट्टी होती है, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। तुम्हारे साथ रजनीश शुक्ला का छोटा भाई हूँ मैं। रजनीश शुक्ला कैंपस में पानी भर रहा था पीछे नालियों वालियों में। कुछ लोग आए कर्मचारी, भैया से कहा कि चलो ये यहाँ का मामला देख लो, तो ये सब लोग गए वहाँ पे अस्पताल में। इसके बाद वहाँ पे बैठ गए। पूरा अस्पताल वो था, चालू था, सब काम हो रहा था। और इसके बाद पुलिस थोड़ी देर में आई और सबको छोड़ के और मेरे ही भाई को पीटना शुरू। एक और बड़ी खबर, कानपुर नगर से जिला अस्पताल में हुई मारपीट के मामले में कार्रवाई। अकबरपुर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा किए गए हैं निलंबित। बच्ची को के लिए व्यक्ति के साथ कोतवाली ने की थी मारपीट। गुस्साए कोतवाल ने जमकर लाठियां भांजी थी। कोतवाल विनोद कुमार मिश्रा किए गए हैं निलंबित। अब निलंबन के बाद जांच पड़ताल भी शुरू हो गई। अगली खबर कौशाम्बी से, जहां योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौरक्षा को लेकर गौशालों का बंदोबस्त और गौवंशों का रहन सहन, पालन पोषण जनपद के अधिकारियों के अधीन किया गया है। शासन के हालांकि सख्त आदेशों के बाद भी गौवंश की अनदेखी में आज साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि विकासखंड नेवादा के बरलाहा गौशालों की दशा देखी जाए तो यहां पर दशा बहुत ही दुर्दशा देखने को मिल रही है। इस गौशाला में सरकार द्वारा दी गई योजनाओं की रकम को
ग्राम पंचायत सचिव डकार जाते हैं। मवेशियों को पानी तक नहीं दिया जाता। आए दिन मवेशियों की यहाँ मौत होती रहती है। नमस्कार साथियों, इस समय मैं कौशाम्बी जनपद के विधानसभा चायल के बरलाहा गांव में इस समय मौजूद हूँ, जो कि गौशाला में हूँ। आइए हम गौशाला के जो रख रखाव कर रहे हैं, जो गायों की देख रेख करते हैं, उनको चारा पानी करते हैं, उनसे पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या यहाँ की व्यवस्था है, कैसी बात। दादाजी, यहाँ पास चारा पानी की क्या व्यवस्था है? यहाँ पर मैं सन 2019 से 18 जुलाई जुड़ा हूँ। मेरा नाम ननकू लाल है सर। यहाँ पर पानी का व्यवस्था नहीं किया गया, न यहाँ जाली का व्यवस्था किया गया, न यहाँ। दादाजी, पानी की व्यवस्था नहीं तो पानी कहाँ से पिलाते हैं आप? ये पानी सर कहा बरसा हुआ पानी है, बारिश का पानी है। देखिए ये पानी जो है बारिश का पानी अभी तक भरा है, इसी में जानवर पीते हैं। आप बताइए, इतने जानवर, कितने जानवर हैं दादाजी यहाँ? यहाँ पर पहले 105 थे, लेकिन इस समय का कहते लगभग मुझे पता ही नहीं कितने हैं। 100 हैं, 100 जानवर बता रहे हैं, 100 जानवर हैं। तो इसका मतलब 105 थे तो 5 इसका मतलब मर चुके हैं? जी सर। तो उनको कौन ले गए हैं? उनको तो कहा थे इधर उधर जैसे कुत्ता आते हैं और वो कहा थे नोच के खा भी जाते हैं। जब जाली नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, अब जैसे गोरू का कहा थे कमजोर हो गया। सेक्रेटरी से अभी पूछा गया, जो ग्राम पंचायत सचिव हैं, उनसे पूछा गया कि यहाँ जनरेटर की व्यवस्था की गई है, लेकिन जनरेटर दिख नहीं रहा। जनरेटर यहाँ सर मैं सपने में नहीं देखा, जनरेटर नहीं आया, ना यहाँ मोटर आई, ये सब झूठी बात है। अच्छा। यहाँ जो कुछ कहा इनको खाने पीने के लिए कहा व्यवस्था हो रहा है, जो हमारे मौजूदा प्रधान जी वो सब अपनी तरफ से कर रहे हैं। माननीय आपके ये क्या कहते हैं विधायक जी संजय कुमार गुप्ता जी कहते हैं मेरा स्वाभिमान, मेरा विधानसभा मेरा स्वाभिमान, और योगी जी कहते हैं गायों के लिए बड़ी व्यवस्था, चुस्त दुरुस्त गाय हमारी माता है। तो क्या गायों के लिए चारा पानी की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ व्यवस्था नहीं हो रही, यहाँ वो देखने तो आते नहीं हैं जी। यहाँ जो कहते अधिकारी लोग हैं या सचिव लोग हैं, उनको कह दिन यहाँ करें या ना करें, कहानी खत्म। जी भाई साहब, आपका क्या कहना है? हमारा कहना जो पहले पूर्व प्रधान रहा है, यहाँ व्यवस्था सब दिखा के देंगे। इस समय जो अब प्रधान हुआ है वो तो कुछ सुधार मिला है। जी जी। यहाँ चारा पानी के कहीं चारा नहीं दिख रहा है। पानी इस समय प्रधान अपने घर से पूरे सब पूरा अपने घर से ला के। अच्छा, देखिए जो कि बता रहे हैं कि प्रधान इस समय जो वर्तमान में प्रधान है वो अपने घर से चारा ला करके दे रहे हैं, और जबकि योगी सरकार कहती है कि गायों के लिए या गौशालाओं में कड़ी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही, इन्वेस्ट कर रही। मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं। आइए कैमरामैन थोड़ा इधर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पास ये हैंड पंप है। देखिए हैंड पंप को ये जानवर मवेशी किस तरह से उसको हैंड पंप क्या ये चलाना चाहेंगे? हैंड पंप को देखिए किस तरह से वो कर रहे हैं, प्यास के लिए तड़प रहे हैं। और यहाँ पास हैंड पंप अगर इनको पानी पीने के लिए नहीं, देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह ये गौशाला में हैंड पंप का चारों तरफ वो कर रहे हैं कि वो पानी यहाँ चला करके 100 गायों को कैसे पानी पिलाते होंगे। या देखिए यहाँ पानी दिखाइए कैमरामैन, थोड़ा ये इसको दिखाएं, ये कैसी स्थिति बनी हुई है। देखिए क्या यही विधानसभा मेरा स्वाभिमान का है नारा, जो गायों के लिए इतना पैसा खर्च कर रही सरकार, लेकिन उसका पलीता लगा रहे हैं। आप इससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या आप इस सरकार में क्या उम्मीदें रखेंगे कि अधिकारियों पर क्या कोई कड़ी कार्रवाई हो पाएगी? ऐसा देखने पे आप खुद अंदाज़ा लगाते हैं। देखिए ये गाय, देखिए ये मवेशी किस तरह से गौशाला में होते, इतनी व्यवस्था होने के बाद किस तरह जंगली जानवर नोच नोच कर खाते हैं। आप इससे देख सकते हैं ये जानवरों की स्थिति बनी हुई है, जबकि इतने व्यवस्था करती है सरकार। क्या व्यवस्था यही दिन देखने के लिए है कि जानवरों को मार दिया जाता है, या यहाँ पास कटीली तारें लगा दी गई? इतना पैसा खर्च होने के बाद देखिए इसमें चारा क्या पराली खिलाया जाता है, उसमें गोबर भी मिला हुआ है। अब जानवर किस तरह जब खाएंगे नहीं, उसी में चढ़ेंगे, चारा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अब वहाँ पास देखिए, आइए कैमरामैन इधर दिखाते हैं ये बोर्ड पर कितनी लागत लगी हुई है। और यहाँ पास हमारे आ चुके हैं, मौजूदे में प्रधान जी आ गए हैं। अब देखते हैं प्रधान जी से थोड़ा चर्चा करते हैं, पूछते हैं इनसे क्या व्यवस्था है। प्रधान जी, आप यहाँ के प्रधान हैं? हाँ जी, यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताएं। यहाँ की व्यवस्था तो जो मुझको वर्तमान में मिला, मैं तो अभी चरही बनवाया। जी जी। गोबर की चरही बनवाया। बाकी मेरा यहाँ नया निर्माण कुछ नहीं। दीवार टूटी फूटी थी, उसको क्लियर करवाया। जानवर को जाड़ा की वजह से पन्नी लगवाया। यहाँ पे मतलब ये तालाब है पानी पीने का, तो इसलिए इसमें दिक्कत है। पानी पीने की चरही तो है, लेकिन बोर नहीं थी।
तो यहाँ पास तो बताया जा रहा है कि जनरेटर की भी व्यवस्था है। जनरेटर की व्यवस्था कहाँ है भाई, वो तो हमारे सामने तो नहीं मिला, बाकी है ठीक है लेकिन मेरे सामने नहीं। जी कागज पर तो जनरेटर लिखा हुआ है लेकिन हाँ, मौके कागज पर पर आपके मिला नहीं। मिला। देखिए आप लोगों को जैसा कि हम वर्तमान में प्रधान जी से बात कराएं और उन्होंने बताया कि हाँ जनरेटर की कागज में है लेकिन यहाँ पास तो है नहीं, दिख नहीं रहा है साहब में, मेरे कार्यकाल में नहीं। देखिए यहाँ पास ये देखिए यहाँ पास साफ साफ लिखा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब इसमें कितनी गौशाला में लागत है ये देखिए, पशु शेड चरही का निर्माण। अब इसमें साफ साफ वर्कारिटी अनुमानित लागत कितनी है देखिए आप, इससे अंदाजा लगे 3,58,000 की लागत इसमें दिखाई गई। लेकिन यहाँ पास आप जानवरों की और वहाँ की व्यवस्था देखकर आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी व्यवस्था हो गई। लेकिन मैं तो उन विधायक जी को कहना चाहूँगा जो माननीय विधायक सांसद और माननीय विधायक संजय गुप्ता जी हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा क्या आप इतने बड़े बड़े वादे करते अपनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या यहाँ गौशालाओं के या मवेशियों को क्या इतना भी नहीं आप देख सकते? क्या आप सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आप ये अधिकारी जो हैं जो लिप्त हैं इसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, क्या विधायक जी उनको दंडित कर पाएंगे? मैं लोकमंच न्यूज चैनल से तो ग्रेटर नोएडा सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट के द्वारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार का ऐलान किए जाने के चलते आज जिले के अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रों में फार्मेसी के द्वारा गांधीवादी तरीका अपनाया गया। अस्पतालों में झाड़ू लगाकर सफाई करते हुए यहाँ लोग नजर आए और अपना विरोध जताया। इस दौरान अस्पताल में पहुंच रहे मरीजों को दवाई लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। प्रदेशव्यापी हड़ताल है, प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार है। हमारी 20 सूत्रीय मांगे हैं जिसमें मेन मांगे है कि हमारे कार्य और दायित्व के आधार पर हमारी सैलरी होनी चाहिए, वेतन का निर्धारण होना चाहिए। जैसे आपका ट्रामा सेंटर है, वेयर हाउस है, यहाँ पर हमारी कोई पोस्ट नहीं है, वहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट क्रिएट की जाए। जो हमारे मानदेय हैं वो बढ़ाए जाएँ सभी। जैसे आपका पोस्टमार्टम अलाउंस है 40 रुपये, उसको 100 रुपये किया जाए। और जहाँ पर एलोपैथी डॉक्टर नहीं होता, आयुर्वेद डॉक्टर होता है, वहाँ पर हमें 75 रुपये मानदेय मिलता है, उसकी जगह हमें 750 रुपये 750 रुपये दिया जाए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के अड्डा बाजार के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गिनाई केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि जो काम पिछड़ी सरकार नहीं कर पाई वो काम भाजपा 5 सालों में कर सबक सिखा चुकी है। सबका साथ सबका विकास का यहाँ उन्होंने नारा लगाया। पीलीभीत में बीजेपी नेता और सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपने ही सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पिछले काफी दिनों से वरुण गांधी लगातार ट्वीट के जरिए बीजेपी सरकार के सवालों को घेरते हुए नजर आए हैं। एक बार फिर से वरुण गांधी ने ट्वीट के जरिए राजस्व की योगी सरकार और पुलिस की कथित निरकुशलता पर हमला किया। इस बार अपने ट्वीट में वरुण गांधी ने कानपुर देहात की उस घटना का जिक्र किया जिसमें गोद में बच्चे को लिए एक शख्स पीटता हुआ नजर आ रहा है और ये पिटाई और किसी ने नहीं बल्कि कानपुर पुलिस ने की। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायबरेली की। रायबरेली के फिरोज गांधी कॉलोनी में संचालित रायबरेली जिला ताइक्वांडो संघ की ब्रांच बी वाइट एंड मार्शल आर्ट क्लब के खिलाड़ियों को ताइक्वांडो का कलर पेस्ट बांधकर और उन्हें प्रमाण पत्र देकर पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने सम्मानित किया। शाजापुर में आनंद पुलिस अधीक्षक जिले के निर्देशानुसार अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को यहां पे बड़ी कामयाबी मिली। प्रवीण कुमार सोलंकी थाना प्रभारी निरीक्षक कटरा के नेतृत्व में थाना कटरा पुलिस की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोरियान मोहल्ले से खुदागंज रोड नहर पुलिया के पास से पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसने शातिर चोर गिरफ्तारी कैसे सफलता प्राप्त हुई? ये थाना कटरा पुलिस को सूचना मिली थी। इस सूचना पर घेराबंदी की गई तो पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एक अभियुक्त मौके से भागने में सफल हो गया। इनके पास से तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ पर इन्होंने 2 चोरी की घटनाओं का इकबाल किया जिसका माल इनसे बरामद किया गया है। अभियुक्त कल्लू जो है ये छात्र किस्म का अपराधी, इस पर 14 मुकदमे दर्ज हैं जिसमें लूट और चोरियाँ हैं तथा दूसरा अभियुक्त अजय, उस पर भी 4-5 मुकदमे दर्ज हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य किसी घटना में अगर इनका कोई संबंध है उसके संबंध में विस्तृत। उन्नाव के सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने अवध प्रांत के महामंत्री संजय सिंह फौजी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के गदनखोड़ा बाईपास का नाम जनरल विपिन रावत चौक नाम रखने की मांग भी की गई। सेना के तीनों अंगों के प्रमुख सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और कई अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और वीर जवानों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन से आहत होकर जिले के पूर्व सैनिकों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला है। आज
जो यह घटना हुई है, हमारे सीडीएस जनरल विपिन रावत और 13 जवान शहीद हो गए हैं, उन पर देश दुखी है, देश दुखी है। हमारा गौरव जनरल विपिन रावत के वे शब्द देश याद रखेगा। दुश्मनों के लिए पहली गोली हमारी नहीं होगी, उसके बाद हम गोलियों की गिनती नहीं। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।